Hello students, today we are going to start with another session of SS, that is we are going to start with civics. First chapter, what is democracy and why do we need democracy, that is why democracy. So the first question is now what is democracy? How can we define democracy? Democracy is a form of government in which rulers are elected by people. अब democracy क्या होती है students? It is a form of government. एक गवर्नमेंट है जहां पर रूलर्स जो है मतलब जो पीपल को रूल करते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? पीपल करते हैं. आपने आज देखा रहेगा हमारी कंट्री भी क्या है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. क्लियर? यहाँ पर इंडिया में भी क्या है? यहाँ पर डेमोक्रेसी है. तो हमने क्या किया है? वी आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी आर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड वी आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, और यू कैन से वी आर इलेक्टिंग आवर रूलर्स. So what is democracy? It is a form of government in which rulers are elected by the people. Now students, इसमें आज के सेशन में हम सिर्फ फीचर्स करेंगे. पहले डेफिनेशन किया हमने, अब हम फीचर्स करेंगे, लेकिन सारे फीचर्स कवर नहीं होंगे. मैं आपको पहले 4 फीचर्स बता देती हूँ इसको क्या होता है. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by people. अब डेमोक्रेसी का स्टूडेंट फर्स्ट फीचर क्या है? जैसे कि कोई भी चीज होती है उसके फीचर्स होते हैं, वैसे डेमोक्रेसी जो उसके भी फीचर्स है. सबसे पहला क्या है? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है, मतलब फाइनल डिसीजन जो लेगा वो किसके पास होगा? वो ऐसे इंसान के पास होगा स्टूडेंट्स जिसको हमने इलेक्ट किया है, दैट इज पीपल ने जिसको इलेक्ट किया है वही कंट्री का फाइनल डिसीजन मेकिंग होगा. आज हमने नरेंद्र मोदी जी को इलेक्ट किया है लीडर ऑफ द कंट्री, तो हमने क्या किया है? हमने जिसको इलेक्ट किया है दैट इज मोदी जी, वही फाइनल डिसीजन लेंगे पूरे कंट्री के लिए. तो ये डेमोक्रेसी में होता है. आप एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करो तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री स्टूडेंट्स क्या होती है? वहां पर सिटीजन्स के पास या पीपल के पास कोई राइट्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव राइट टू चूज द रूलर्स. वो इलेक्ट नहीं कर पाते अपने रूलर्स को. क्लियर? सो दे डोंट हैव द बेसिक पॉलिटिकल राइट, दैट इज राइट टू वोट. तो वहां पर आप देखोगे तो वहां पर लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है डिसीजन लेने का. लेकिन डेमोक्रेसी की आप बात करो तो डेमोक्रेसी का दूसरा मतलब ही ये होता है कि पीपल्स रूल. तो यहाँ पर पीपल क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे एंड वही इलेक्टेड पर्सन डिसीजन लेगा. ये फर्स्ट फीचर था स्टूडेंट. अब सेकंड देखते हैं. A democracy must be based on free and fair elections where those currently in power have a fair chance of losing. Students, अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपने देखा होगा, आप पास्ट देखोगे अगर आपको हिस्ट्री, तो आपको पता रहेगा कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो कंटिन्यूसली रूल नहीं कर रही है. आपने देखा होगा 19 जब हमारा हमको इंडिपेंडेंस मिला था इंडिया को, तो हमने देखा कि आईएनसी दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज कांग्रेस बोल सकते हो, वो रूल कर रही थी. फिर बीजेपी आई, फिर वापस कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई. करेक्ट? तो आज अभी हम बात करेंगे तो 2014 में जो बीजेपी है वो जीत चुकी थी एंड अभी भी 2019 इलेक्शंस भी बीजेपी ही जीती है. तो आप देखोगे कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत टाइम तक रूल नहीं करती. तो सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी किस पे बेस्ड होना चाहिए स्टूडेंट्स? फ्री एंड फेयर इलेक्शन. फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होता है विदाउट एनी मैल प्रैक्टिसेस, कोई भी गलत करप्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर. क्लियर? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. मतलब आज अगर करंटली इन पावर कौन है? आज मोदी जी. बराबर. अगर मोदी जी हारने का चांस रखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है. अगर समझो मोदी जी हार ही नहीं रहे बहुत सालों से, 2000 आप बोलोगे आज, अभी 2020 है, 2030 40 50 में भी मोदी जी नहीं हार रहे, तो क्या हो जाएगा? ये फ्री एंड फेयर नहीं है. बिकॉज हमने देखा कि क्या होता है, हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो चेंज होता है. क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे, हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, पावर का मिसयूज कर रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है. क्लियर? तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए वेयर दोज करंटली इन पावर, मतलब जो रूल कर रहे हैं वो हार भी सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जीतेगा वो. अगर हमेशा जीता तो मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है. क्लियर? तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है. अब थर्ड फीचर देखते हैं. इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू.
ये तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है हमारा वो इस पे ही बेस्ड है। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, जहां पर भी डेमोक्रेसी होगी वहां पर हर एक अडल्ट सिटीजन को एक वोट दिया जाता है। जैसे आज 18 प्लस जो है वोटिंग एज है, 18 अबव 18 इयर्स हो तो यू विल गेट अ राइट टू वोट। तो हर एक सिटीजन जो कंट्री का सिटीजन है उसको 1 वोट मिलेगा एंड वो एक वोट का एक वैल्यू होगा। क्लियर? समझो अगर बीजेपी को जीतने के लिए आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है, आप अगर देखोगे बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों 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 इक्वल पोजीशन पे है, बराबर। एक को मिला है 50% एंड सेकेंड को मिला है 49%, करेक्ट। अब एक वोट जो है स्टूडेंट कितना वैल्यूएबल वोट है वो आपने देखा। अभी आप देखोगे कांग्रेस को 50% वोट मिला एंड बीजेपी को है ना 49% वोट मिला। अब आप देखोगे वो 1% जिसका वोट काउंट होने जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या कर सकता है, वो पूरे सिचुएशन को चेंज कर सकता है। अगर वो 1% ने बीजेपी को वोट दे दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में टाई हो जाएगा, फर्दर क्या होगा, इलेक्शंस होगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक सिटीजन के पास एक वोट होता है एंड उसके एक वोट का वैल्यू होता है। So this was the first feature of democracy. Now let us move to fourth feature. A democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens right. बराबर स्टूडेंट्स, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ऐसे तो नहीं करती कि भाई उसके मन में जो आए अकॉर्डिंगली वो काम करेगी। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कहाँ पर लिखे हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ बनाए हुए हैं अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को रूल करना पड़ता है। एंड सिटीजन्स के राइट्स को कंसिडर करते हुए भी उसको क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को रूल करना पड़ता है। आज अगर हमारी गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना रही है, ऐसे लॉज बना रही है जिससे सिटीजन्स के राइट्स को डैमेज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं सिटीजन्स के राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो क्या होगा, ये गलत है। सो वी स्टार्ट कैंपेनिंग अगेंस्ट इट। बराबर, हम क्या करते हैं, मोर्चे निकालते हैं यहाँ पर। So this was all about the slide. हमने यहाँ पर डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देखा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फीचर्स हमने 4 देखे। फर्स्ट, इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए, मस्ट रेस्ट, रेस्ट मतलब होना चाहिए उसके पास, विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, किसके पास होना चाहिए, जिनको पीपल इलेक्ट करेंगी उसके पास होना चाहिए। जैसे मोदी को इलेक्ट किया उसके पास है। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस कैसा होना चाहिए, कंट्री में एकदम फ्री एंड फेयर, जिसको एंटर करना है वो कर सके विदाउट एनी करप्शन, एंड जो रूल कर रहा है उसके पास चांस होना चाहिए हारने का भी, करेक्ट, एंड जो हारे हुए हैं उनके पास जीतने का भी चांस होना चाहिए। क्लियर? सो इसको हम बोलते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर थर्ड हम देखेंगे, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड उसके वोट का क्या होना चाहिए, एक वैल्यू होता है। क्लियर? एंड फोर्थ वन, द लास्ट वन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, रूल्स विद इन द लिमिट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट सेट किया ना कि भाई इसके आगे तुम नहीं काम करोगे, इसके आगे तुम्हारा कुछ नहीं है, करेक्ट, दैट इज रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्लाइड। इसमें दो होमवर्क है आपके, आप लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब स्टूडेंट्स हम एक एक फीचर्स को एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आपकी ये चैप्टर का आधा टेक्स्ट बुक है ना स्टूडेंट्स, ये 4 फीचर्स ही कवर कर लेता है। तो पहला देखेंगे, फर्स्ट, हर एक फीचर, 4 फीचर को इलैबोरेट करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। अब हमने ये फीचर में ही पढ़ लिया है कि जिसको हम इलेक्ट करेंगे वही डिसीजन लेगा। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। अब एक स्टूडेंट, एक एग्जांपल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान आपको पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है, करेक्ट। वहां पर रिलीजन कौन सा है, इस्लाम रिलीजन जो है वो फॉलो किया जाता है। क्लियर? बाकी कोई रिलीजन लाउड नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो सेक्युलर स्टेट भी नहीं है, सेक्युलर कंट्री नहीं है। सेक्युलर का मतलब होता है एवरीवन इज फ्री टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिलीजन दे वांट। बट पाकिस्तान में आपको एंटर करना है, वहां पर रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस्लाम जो रिलीजन है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई पीपल जो दैट इज इलेक्ट कर रहे थे जिसको, वो डिसीजन नहीं ले रहे थे, करेक्ट, इसका ये एग्जाम्पल है। मेजर डिसीजंस by elected leaders in Pakistan, जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान है वहां पर मिलिट्री रूल है। What do you mean by military rule? There are 3 kind of rules. The first one is
डेमोक्रेसी, सेकेंड इज बोल सकते हो डिक्टेटरशिप, एंड थर्ड क्या होता है, मिलिट्री रूल होता है। क्लियर? तो डेमोक्रेसी में तो पीपल का रूल होता है, डिक्टेटर में जो पर्सन रहेगा उसका, एंड मिलिट्री रूल जो होता है उसमें मिलिट्री का हेड जो होता है ना वो रूल करता है। तो तभी पाकिस्तान की बात करें 1999 में, वहां पर मिलिट्री कूप जो है मतलब मिलिट्री रूल कर रही थी। अब एंड मिलिट्री कूप मतलब मिलिट्री आर्मी के लीडर कौन थे स्टूडेंट्स? मुशर्रफ, दैट इज जनरल परवेज मुशर्रफ। आप आज भी आप उसको गूगल करोगे ना ये नाम को, बहुत हिस्ट्री आएगी। अब उसने क्या किया, जैसे ही वो लीड किया उसने आर्मी को, उसने जो वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो पीपल ने इलेक्ट की थी वहां पर गवर्नमेंट, उसने उसको क्या कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया। मतलब उसने वो गवर्नमेंट को निकाल दिया एंड उसने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया पूरे कंट्री का। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब हेड। तो इसने क्या किया, जैसे वो आर्मी का लीडर बन गया, उसने गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया एंड चीफ एग्जीक्यूटिव बन गया वो कंट्री का। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब हेड बन गया यहाँ पर। फिर जब वो हेड बन गया तो उसने फिर अपना पोजीशन चेंज कर दिया। करेक्ट? पोजीशन मतलब पहले वो चीफ एग्जीक्यूटिव था, अब उसने प्रेसिडेंट बना दिया खुद को। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, डेजिग्नेशन मतलब पोजीशन, to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him 5-year extension. अब जैसे वो प्रेसिडेंट बना स्टूडेंट्स, उसने अपना पोजीशन चेंज किया। फिर 2002 मतलब 1999 से 2002 3 इयर्स में उसने एक रेफरेंडम होल्ड किया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक काइंड ऑफ इलेक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग पर्सन वोट नहीं करते। ये इलेक्शन ऐसा होता है कि वोटिंग कैसा होता है, एज अ होल होता है। मतलब पूरी कंट्री या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी। समझा? हर एक इंडिविजुअल को कंसिडरेशन में नहीं लाया जाता कि भाई आपका वोट क्या है, आप जाके वोट कर रहे हो, आपका वोट ये है, आपका वोट ये है, ऐसा नहीं। पूरा कंट्री या तो यस बोलेगी या तो नो बोलेगी। अगर परवेज मुशर्रफ खड़ा है वहां पर एंड रेफरेंडम उसने होल्ड किया, मतलब पूरी कंट्री हाँ बोलेगी तो वो रूल करेगा, अगर ना बोलेगी तो नहीं करेगा। सो इट इज अ डायरेक्ट वोट बाय द पीपल। सो 2002 में उसने क्या किया, एक रेफरेंडम हेल्ड किया कंट्री में, एंड ऐसा माना गया है कि वो रेफरेंडम जो है वो जीत गया। लोगों ने हाँ बोल दिया उसको रूल करने का, जिसकी वजह से उसने और 5 साल तक रूल करने का काइंड ऑफ बोल सकते हो कि दैट इज डेजिग्नेशन ले लिया। क्लियर? ये रेफरेंडम की वजह से स्टूडेंट्स उसको 5 साल और आगे रूल करने की परमिशन मिल गई। क्या लगता है आपको? ये कुछ झोल लग रहा है ना इसमें? दैट इज बोल सकते हो माल प्रैक्टिस रहेगा। हो सकता है माल प्रैक्टिस हो सकता है, बिकॉज रेफरेंडम होल्ड किया उसने। करेक्ट? उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को निकाल दिया, लीडर बन गया, रेफरेंडम होल्ड किया। तो लोगों में दिमाग तो होगा पाकिस्तान के कि भाई हम क्यों इसको वोट करें। तो रेफरेंडम में तो नो आना चाहिए, लेकिन 5 साल का एक्सटेंशन मिला, मतलब तो यस है। तो कुछ तो गलत है। तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट said that the referendum was based on malpractices and fraud. फिर पाकिस्तान की जो मीडिया थी वो आगे बढ़ी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़े, एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, उन लोग ने क्या बोला स्टूडेंट्स, कि रेफरेंडम जो परवेज मुशर्रफ ने हेल्ड किया था दैट वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मतलब ये कंट्री ने उसको हाँ नहीं बोला है, फिर भी उसने गलत यूज किया उसके पावर का, एंड 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया, मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स वही रूल करेगा। इन अगस्त 2002 फिर जैसे स्टूडेंट्स वो प्रेसिडेंट बना एंड रेफरेंडम उसने होल्ड किया, करेक्ट, तो उसने कुछ चेंजेस कर दिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, चेंजेस कर दिया जिससे कि वो क्या बन जाए, और ज्यादा पावरफुल बन जाए। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, इन अगस्त 2002 ही इश्यूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, एक काइंड ऑफ ऑर्डर है, जैसे आपके स्कूल में कैसे ऑर्डर आता है, काइंड ऑफ बोल सकते हो सर्क्यूलर आता है कि ये करना है ये डेट पे, वैसे यहाँ पर उसने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इश्यू किया जिसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, अमेंड किया मतलब चेंज किया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, अब ये ऑर्डर के हिसाब से क्या राइट्स मिल गए, दैट इज क्या हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। देखो स्टूडेंट, सबसे पहला प्रेसिडेंट मतलब कौन, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो डिसमिस कर सकता है। डिसमिस मतलब रिमूव। पूरे नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को वो क्या करेगा, डिसमिस, रिमूव कर देगा अपने पोजीशन से, बोल सकते हो इलीगल डिक्लेयर कर देगा। नेशनल एंड प्रोविंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, वैसे नेशनल एंड प्रोविंशियल मतलब स्टेट। तो नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज जो बनती है
जो हमारे नेशन को गाइड करती है, फिर स्टेट को गाइड करती है। आज स्टेट हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बराबर। वैसे यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट है, दैट इज सेंट्रल, एंड प्रोविंशियल मतलब स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ही कैन डिसमिस, डिसमिस मतलब क्या कर सकता है, निकाल सकता है प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली। सेकेंड क्या किया उसने स्टूडेंट, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक काउंसिल सेटअप की, काउंसिल मतलब एक कमिटी सेटअप की, जिसका नाम क्या था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये काउंसिल में कौन लोग थे, जो परवेज मुशर्रफ है ना, उसके ही लोग थे, काइंड ऑफ बोल सकते हो उसके ही लोग थे। एंड वो क्या करेंगे, सिविलियन कैबिनेट के काम को सुपरवाइज करेंगे। सिविलियन कैबिनेट क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ पर एग्जांपल दूं मैं आपको, जो मोदी है, करेक्ट, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें बोल सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। एंड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है कंट्री का, वो कहाँ लिया जाता है, ये कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स कितना दिमाग लगाया उसने, देखो एक काउंसिल बनाई जो कंटिन्यूसली वॉच रखेगी, किस पे, कैबिनेट पे रखेगी वॉच, कि भाई कैबिनेट में क्या डिसीजन लिया जा रहा है, बराबर। एंड अगर कुछ गलत, कुछ मुशर्रफ के अगेंस्ट रहेगा, परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट कुछ डिसीजन, तो वो क्या कर देगा, वो जो असेंबली है उसको ही क्या कर देगा, वो डिसमिस कर देगा। क्लियर। तो सेकंड उसने बहुत अच्छा काम कौन सा किया था स्टूडेंट्स, सिविलियन कैबिनेट का वर्क है वो कौन सुपरवाइज करेगा, एनएससी। एंड एनएससी को डोमिनेट कौन करता है, मतलब कौन रहेंगे उसमें, मिलिट्री ऑफिसर्स। अब ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब ये लॉ पास होने के बाद इलेक्शंस तो हुए, मैंने आपको बोला था इलेक्शंस होता है यहाँ पर, बराबर। तो पाकिस्तान हैज एड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर, जैसे लोकसभा राज्यसभा में हम इलेक्ट करते हैं, वो लोग जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी पाकिस्तान के लोगों ने इलेक्ट किया। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर्स भी थे, बट फिर भी फाइनल पावर जो है वो किसके पास रहा, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। सिर्फ जो वो बोलेंगे वही कंट्री में होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मल इलेक्शंस भी होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स भी इलेक्ट किए जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर्स भी होंगे, बराबर। लेकिन वो पावर कब यूज कर पाएंगे, जब जनरल मुशर्रफ उनको बोल सकते हो परमिशन देगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय पीपल। ये मेरिट चल रहा है यहाँ पर, नहीं चल रहा है, ये फीचर चल रहा है स्टूडेंट्स, नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर बोल सकते हो पाकिस्तान में ये फीचर जरा भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज पीपल ने जिसको इलेक्ट किया वो तो सिर्फ नाम के लिए इलेक्टेड है, लेकिन आप बोल सकते हो कि पावर कौन, रूल कौन कर रहा है, मुशर्रफ, दैट इज मिलिट्री ऑफिसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्लाइड। हम एक बार देख ले ये स्लाइड को। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप, मिलिट्री कूप मतलब आर्मी। 1999 में उसने क्या किया, फिर जैसे ही वो लीडर बना, उसने क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया एंड खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया। फिर उसने अपना डेजिग्नेशन पोजीशन प्रेसिडेंट पे चेंज किया। 2002 में रेफरेंडम हेड किया, रेफरेंडम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या था, उसको 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिला। फिर लेकिन हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया है, एक्टिविस्ट है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस है, इन्होंने बोला कि जो रेफरेंडम है वो किस पे बेस्ड है, माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। फिर लेकिन वो तो जीत गया था, तो उसने अगस्त 2002 में क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया, जिसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकता नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को। फिर सिविलियन कैबिनेट का वर्क हमेशा सुपरवाइज कौन करेगा, एनएससी, जिसको कौन डोमिनेट कर रहा है, मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबली में। पाकिस्तान में इलेक्शंस भी थे, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर भी कुछ तो थे, लेकिन फाइनल पावर किसके पास था, ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड मुशर्रफ। तो हमने फर्स्ट फीचर यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है, इसके बाद थोड़ा और पार्ट बाकी है। So let us move to another slide. Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. आप डेमोक्रेसी बोलोगे, जरा भी नहीं, बिकॉज पीपल इलेक्ट कर रहे हैं रूलर्स को, वो तो रूल ही नहीं कर रहे हैं, मुशर्रफ कर रहा है। But let us focus on one of these. Can we say that rulers are elected by the people in Pakistan? Not at all. पाकिस्तान में रूलर्स को पीपल ने इलेक्ट ही नहीं किया, दैट इज इलेक्ट किया, लेकिन बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली किया ही नहीं।
people may have elected their representatives to national and provincial, but those elected representatives are really not the rulers. हमने elect तो किया, elections था, लेकिन वो rulers नहीं थे. They cannot take final decision. The power to take final decision rests with army officials and with General Musharraf, and none of them are elected by the people. मुझे बताओ आर्मी ऑफिशियल्स को पीपल ने इलेक्ट किया? जरा भी नहीं किया. मुशर्रफ को किया था? नहीं किया था, वो तो मिलिट्री का हेड था, इसलिए खुद ही रूल कर रहा था. This happens in many dictatorship and monarchies. They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. अब यहाँ पर फॉर्मली तो उन लोग ने गवर्नमेंट बनाई है, पार्लियामेंट है, आप देखोगे पाकिस्तान में सब कुछ है, लेकिन फिर भी पावर किसका है? सिर्फ इसका जिसको पीपल ने इलेक्ट ही नहीं किया. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल. क्या स्टूडेंट्स इसको पीपल का रूल बोलते हैं? नहीं, पीपल तो रूल ही नहीं कर रही है, पीपल तो सिर्फ टाइम पास कर रही है यहाँ पर. This gives us the first feature, that is, in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. करेक्ट. पाकिस्तान का एग्जाम्पल यहाँ पर जो था ये बता रहा था कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर पाकिस्तान में पीपल के पास नहीं है. पीपल इलेक्ट करते हैं, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होता है? जो मिलिट्री रूल कर रही है, जो रूलर है, बोल सकते हो जो प्रेसिडेंट है मिलिट्री का, वही रूल करेगा. Clear, students? I think you are quite clear about this. This was all about this session. आपका होमवर्क रहेगा 3 क्वेश्चंस. डेफिनेशन, फिर आप लिखोगे फीचर्स, चारों 4 लिख लेना, एंड फीचर का फर्स्ट लिखोगे, एंड वहां पर ये एग्जाम्पल पूरा नहीं लिखोगे, आप सिर्फ सेकेंड स्लाइड है उसको ही लिखोगे. क्लियर? सेकेंड स्लाइड तक ही आप लिखोगे. So 3 questions, 2 times. Make sure you do without copying. Thank you.